बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट्स एंड लॉजिक की फ़ाइनल टर्म के लिए MCQs हैं। कोर्स है MTH 104। तो स्टार्ट हम करेंगे कि कौन से सेट जो हैं वो काउंटेबल और कौन से काउंटेबल नहीं है या अनकाउंटेबल हैं। तो हर इन्फिनिट सेट जो है वो अनकाउंटेबल और ज़रूरी नहीं है। जो फाइनाइट है वो तो काउंटेबल है ही है ना। तो हम उसको इस तरह चेक करते हैं कि ऐसे तमाम सेट जिनकी बाइजेक्शन नेचुरल नंबर से एक के साथ इस्टेब्लिश हो सके वो सेट काउंटेबल कहलाते हैं। या आप ऐसे कह लें जिनको आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं वो सारे के सारे सेट काउंटेबल सेट्स कहलाते हैं। अब पहला MCQ क्या है जी, एनी सेट विच कैन बी अरेंज इन सीक्वेंस। तो ऐसे तमाम सेट जिनको हम सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो। एनी सेट विच कैन बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। तो उस सेट को हम कहते हैं वो काउंटेबल सेट है। और काउंटेबल का दूसरा नाम है डी न्यूमरेबल सेट। काउंटेबल भी कहते हैं, डी न्यूमरेबल भी कहते हैं। बहरहाल जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो है, इफ देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन सेट ए एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन सेट इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। नेक्स्ट क्या है, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो जितने भी काउंटेबल हैं उनकी यूनियन भी काउंटेबल होती है। लेकिन अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल का यूनियन लें तो वो अनकाउंटेबल आता है। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी काउंटेबल की। सेट ऑफ इंटीजर्स है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, होल नंबर भी इसमें शामिल है, रेशनल नंबर्स, अलजेब्राइक नंबर्स। अलजेब्राइक नंबर्स वो नंबर होते हैं जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसका जो सोल्यूशन सेट आता है उसमें जो आपके रूट्स हैं उनको हम अलजेब्राइक नंबर कहते हैं। n क्रॉस n यानी कि ये प्रोडक्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। इसमें आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे 1 1 1 2 1 3 इस तरह करके। इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया ना, सीक्वेंस जो है वो भी इसमें शामिल है, सारे काउंटेबल हैं। और अनकाउंटेबल में क्या जी, रेशनल नंबर्स ये अनकाउंटेबल होते हैं। रियल नंबर्स भी अनकाउंटेबल हैं क्योंकि रियल नंबर जो है वो यूनियन है रेशनल और इरेशनल का। क्योंकि इरेशनल जो है वो अनकाउंटेबल है तो इस वजह से रियल नंबर का जो सेट है वो भी अनकाउंटेबल शुमार होगा। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विपोटेंट। अब एक और वर्ड आ गया इक्विपोटेंट। अच्छा, इक्विपोटेंट कहें, सेम कार्डिनलिटी कहें या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहें, एक ही बात है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विपोटेंट if there is a bijective function between them. If f is a bijective function between a and b, then these two sets are said to be equipotent. We can also say that they have the same number of elements. We can also say that they have the same cardinality. यानी कि अगर ये जो b है, अगर ये b नेचुरल नंबर हो जाए तो फिर इसी इक्विपोटेंट को हम काउंटेबल कह देते हैं। और अगर ये नेचुरल नंबर के अलावा कोई और सेट है कोई भी, तो फिर हम इक्विपोटेंट का वर्ड यूज़ करते हैं या सेम कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट MCQ में लिख दे इक्विपोटेंट, सेम कार्डिनलिटी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम थिंग्स एंड रिटन एज इन दिस फॉर्म, A इज कार्डिनल टू B और A इज इक्विपोटेंट टू B। नेक्स्ट MCQ, सेम कार्डिनलिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। या आपने पहले इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा हुआ, उसमें वो 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने चेक करनी होती हैं। सिमेट्रिक वाली है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ वो मैंने लिख दी आगे। A इज़ रिफ्लेक्सिव टू A, if A इज़ रिफ्लेक्सिव टू B एंड B इज़ रिफ्लेक्सिव, then B इज़ रिफ्लेक्सिव टू A। ये मैं इक्विवेलेंस रिलेशन की तीनों प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। A इज़ रिफ्लेक्सिव टू B, B C एंड then A टू C। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी में ये एक्चुअली मैंने क्यों लिखा है कि इसी में जो सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी 2 है, इसको जब आप एंटी सिमेट्रिक पे लाएंगे तो वो आपका लीनियरली ऑर्डर्ड सेट बन जाएगा। वो आगे जब आएगा मैं बता दूंगा। एनी टू क्लोज्ड इंटरवल्स आर इक्विपोटेंट। तो कोई भी दो क्लोज्ड इंटरवल्स का सेट है वो इक्विपोटेंट कहलाता है। अच्छा, क्लोज्ड हो, ओपन हो, सेमी क्लोज्ड हो, सेमी ओपन हो, ये सारे आपस में इक्विपोटेंट ही होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 9, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड यूनिट इंटरवल। ये स्पेशली आपने देख लेना है। 1 0 1 i को हम इससे शो कर देते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड i विच इज कॉल्ड यूनिट इंटरवल आर ऑल अनकाउंटेबल, इनके नॉन डी न्यूमरेबल।
सेट ए इज सेट टू हैव द पावर ऑफ कंटिन्यूम। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट है, गौर से देख लें। सेट ए इज सेट टू हैव द पावर ऑफ कंटिन्यूम इफ ए हैज द सेम कार्डिनलिटी एज द यूनिट इंटरवल। बस आप ऐसे कह लें कि अगर किसी सेट ए की बाइजेक्शन स्टैब्लिश हो रही है। बाइजेक्शन क्या है? बाइजेक्शन का मतलब है कि वो फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अगर एक सेट है उसकी बाइजेक्शन स्टैब्लिश हो रही है यूनिट इंटरवल से, तो हम कहेंगे कि उस सेट में पावर ऑफ कंटिन्यूम मौजूद है, कि वो जो सेट है वो ये प्रॉपर्टी रखता है, पावर ऑफ कंटिन्यूम। सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल बट हैज़ द पावर ऑफ कंटिन्यूम। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ रियल नंबर बेशक अनकाउंटेबल है। अब देखें जो अनकाउंटेबल है वहाँ पे हमने स्टॉप तो नहीं करना ना, उसमें कुछ और भी बातें हमने डिस्कस करनी है। ये उनमें से एक बात है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल बट हैज़ द पावर ऑफ कंटिन्यूम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो और ये जो यूनिट इंटरवल है, इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। ये दोनों आपस में इक्विपोटेंट हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रियल नंबर में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिट इंटरवल में भी मौजूद हैं। नेक्स्ट है जी नंबर 12। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। मसलन फर्ज करते हैं सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो उसकी कार्डिनलिटी होगी 3 एंड इट इज़ यूजली डिनोटेड बाई एन ऑफ ए। ये 2 बार दे देते हैं, या सी ए डी, सी और डी ऑफ ए। सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट कार्डिनल टू सेट ऑफ होल नंबर्स में, इनके होल नंबर और रियल नंबर इनकी कार्डिनलिटी आपस में सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि होल नंबर्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और रियल नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। नंबर 13, एवरी इन्फिनिट सेट कंटेन्स अ सेट विच इज़ काउंटेबल। तो कोई भी इन्फिनिट सेट है उसके अंदर कोई ना कोई कम से कम एक काउंटेबल सेट ज़रूर मौजूद होता है। जैसे आप देखें जी रेशनल नंबर है वो अनकाउंटेबल है, सॉरी रियल नंबर अनकाउंटेबल है, लेकिन रियल नंबर का एक सब सेट है रेशनल नंबर और वो काउंटेबल है। नेक्स्ट नंबर 14, अ सब सेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो जो भी काउंटेबल है उसका सब सेट भी काउंटेबल होगा। नेक्स्ट है नंबर 15, ईच सेट ए इज असाइंड अ सिंबल इन सच अ वे that two sets A and B are assigned the same symbol if and only if they are equipotent। बस अगर उन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, या ऐसे कह लें जितने A में एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इस सिंबल को हम कार्डिनलिटी का नाम देते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए और सी और डी ऑफ ए और डबल बार वो आपने दे देना होता है, या मैथमेटिकली हम उसको ऐसे भी लिखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इफ देयर इज अ 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन ए एंड बी। तो 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस का वर्ड जब लिखा होता है उसका मतलब होता है फंक्शन 1 to 1 भी है और 1 to 1 होने के साथ साथ ऑन टू भी है। ये और भी मैंने कुछ बातें लिखी हैं, सेम कार्डिनलिटी इक्विपोटेंट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटन एज इन दिस फॉर्म इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज बाइजेक्टिव, बट इफ बी इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन सेट ए इज काउंटेबल। अगर बी नेचुरल नंबर्स है, बस आप जो आपका वो इमेज वाला सेट है ना, अगर वो नेचुरल नंबर है और बाइजेक्शन स्टैब्लिश हुई है तो आपका जो डोमेन वाला सेट होगा वो काउंटेबल कहलाता है। लेकिन अगर वो नेचुरल नंबर की बजाय कोई और है और उनमें बाइजेक्शन स्टैब्लिश हो चुकी है तो फिर हम ए को जो है वो इक्विपोटेंट कहते हैं, या कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर, ये नाम हम उसके लिए यूज़ करते हैं। कार्डिनलिटी साइज को भी कहते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू भी आपका यही है, कार्डिनलिटी इज आल्सो कॉल्ड द साइज ऑफ अ सेट। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल, इसको गौर से देखना, आपको कार्डिनलिटी की ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। कार्डिनलिटी ऑफ 5 0, लेकिन अगर आप उसी 5 को सेट में लिख दें तो उसकी कार्डिनलिटी 1 है। अब ये एक एलिमेंट के तौर पे एक्चुअली ट्रीट हो रहा है। नेक्स्ट देखें, इसमें अब 2 एलिमेंट्स हैं तो उसकी कार्डिनलिटी 2 है। ये देखें, ये 3 एलिमेंट्स में ये सेट एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है, एंड सो ऑन। ये एक आसान सी एग्जांपल है, ये कि मैंने एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3, तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी 3। लाजमी नहीं 1 2 3 हुई, कोई और नाम भी आप लिख सकते हैं, असली अली असलम अकरम, कोई नाम भी देख, या कुछ भी आप ABC भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके कार्डिनलिटी के प्रोडक्ट
और इसके सम की तरफ। इफ़ अल्फा बीटा आर कार्डिनल नंबर्स ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी, देन द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा is denoted and defined by alpha plus beta is equal to cardinality of A union B। ये लिखा हो जी cardinality of A union B and their product is denoted and defined by, अगर product है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं alpha beta is equal to cardinality of the Cartesian product of A and B। ये A क्रॉस B क्या है, Cartesian product लिखी हुई है जिसमें आपके पास एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आते हैं, 1 1 1 2 इस तरह का। नेक्स्ट है MCQ number 20, a relation R is called partially ordered relation। अब गौर से देखना चाहिए आपने, a relation R is called partially ordered relation or simply an order relation। partially ordered भी कहते हैं और order relation भी कहते हैं। on a set S if A और A यानी कि A का रिलेशन बन रहा है A के साथ, इस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक। उसका मतलब ये है, मैं आपको पहले बता दूं, फर्ज करते हैं आपके सेट में एक ऑर्डर्ड पेयर है 1 3, तो उस सेट में 3 1 वाला ऑर्डर्ड पेयर मौजूद नहीं होना चाहिए, इस प्रॉपर्टी को हम एंटीसिमेट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए आर बी एंड बी आर ए देन ए आर सी। तो पहले मैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा था, इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर में ये डिफरेंस है कि इक्विवेलेंस रिलेशन में आपके पास इधर एंटीसिमेट्रिक नहीं बल्कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आती है, बाकी पहली और तीसरी प्रॉपर्टी वो सेम है। और वो जो सेट होगा उस सेट को हम कहेंगे पार्शियली ऑर्डर सेट। नंबर 21, इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ S आर कंपेरेबल देन S इज सेट टू बी टोटली ऑर्डर। अब यानी कि अब आप ये समझें कि अगर एक एलिमेंट है, सॉरी एक सेट है आपके पास जो पार्शियली ऑर्डर सेट है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं जितने भी पेयर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे अगर कंपेरेबल हैं तो उस पार्शियली ऑर्डर सेट को हम टोटली ऑर्डर या लीनियरली ऑर्डर कह देते हैं। और कंपेयर कैसे हो सकते हैं वो नेक्स्ट 1-2 MCQs आगे आएंगे, उनमें आपको ये बात ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी कि कंपेरेबल पेयर या कंपेरेबल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स को कहते हैं। इफ अ सेट A इज इक्विपोटेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, then the cardinality of the set is written as alpha naught। ये वैसे तो वो n लिख के तो उसके ऊपर थोड़ा सा इधर उधर करके एक सिंबल बनाते हैं, वैसे मैंने इसको अल्फा लिख दिया फिलहाल आपको समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअली इसको अल्फा नॉट कहते हैं। इफ सेट इज इक्विपोटेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब इसका मतलब क्या है कि वो इक्विपोटेंट है अगर नेचुरल नंबर के तो वो काउंटेबल भी है, देन द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट इज रिटन एज अल्फा नॉट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स, अब इंटीजर्स जो है वो काउंटेबल है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वो भी काउंटेबल है, तो हम उसकी कार्डिनलिटी के लिए अल्फा नॉट यूज़ करते हैं। तो अगर वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बजाय आपके पास यूनिट इंटरवल हो तो ज़रा वो काउंटेबल तो नहीं होगा, लेकिन उसकी कार्डिनलिटी के लिए फिर हम C यूज़ करते हैं। इफ़ अ सेट इज इक्विपोटेंट टू यूनिट इंटरवल देन इट्स कार्डिनलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय C। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर, अब सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो इक्विपोटेंट है यूनिट इंटरवल के, तो सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी को हम C से शो करते हैं। नंबर 24, लेट A एंड B बी टू सेट्स। अब आ गया जी A और B दो सेट हैं एंड कार्डिनलिटी ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, जो लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ होता है इसका मतलब ये होता है कि आपका फंक्शन ज़रूरी नहीं है बाइजेक्टिव हो, यानी कि वो 1 to 1 हो सकता है, 1 to 1 तो लाजमी होगा, ऑन टू हो या ना हो तो ज़रूरी नहीं है। अगर ऑन टू है तो ज़ाहिर फिर वो बाइजेक्टिव कहलाएगा, यानी कि हमें इसमें श्योर नहीं होता। इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ 1 to 1 फंक्शन। अब ये देखें मैंने लिख दिया, अगर 1 to 1 फंक्शन है, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कह रहा फंक्शन, अगर 1 to 1 फंक्शन है तो हम इसको इस तरह शो करते हैं। इफ ए, अच्छा अब नेक्स्ट बात पे आते हैं, थोड़ा कार्डिनलिटी से ऊपर की बात की तरफ चलते हैं। इफ ए इज इक्विपोटेंट टू इट्स कंप्लीमेंट एंड बी इज इक्विपोटेंट टू इट्स कंप्लीमेंट, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ कार्डिनलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ
कंप्लीमेंट ऑफ बी, इसको भी आपने गौर से देख लेना है। नेक्स्ट नंबर 26, नंबर 26 क्या है जी, इफ ए इज फाइनाइट सबसेट ऑफ इन्फिनिट सेट बी। अब गौर से बात समझ लें, ए फाइनाइट है और बी जो है वो इन्फिनिट है, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो कॉमन सेंस की बात है कि कार्डिनलिटी ए की और बी की दोनों की सेम नहीं हो सकती, एक फाइनाइट है एक इन्फिनिट है। लेकिन क्योंकि आप समझ लें फाइनाइट सेट छोटा सेट है और इन्फिनिट सेट बड़ा सेट है, तो ज़ाहिर है जो सेट बड़ा है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ज़्यादा होंगे, तो फिर हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस दैन कार्डिनलिटी ऑफ बी। इफ़ बी इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और अगर बी जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बी को आप नेचुरल नंबर का सेट कह देते हैं, तो फिर हम, और ए में सेट ऑफ एलिमेंट्स, ए में जो है वो एलिमेंट्स हम कहते हैं एन, तो हम कहते हैं जी एन इज लेस दैन एल्फ नॉट, या कार्डिनलिटी ऑफ एन इज लेस दैन आई। आई क्या है, वो यूनिट इंटरवल, तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एल्फ नॉट इज लेस दैन सी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एल्फ नॉट की जो है अपना कार्डिनलिटी वो सी से लेस है। फॉर एनी सेट ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस दैन द कार्डिनलिटी ऑफ इट्स पावर सेट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेट का जो पावर सेट है, क्योंकि पावर सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, मतलब फ़र्ज़ करते हैं आपके पास एक सेट है जिसमें 3-4 एलिमेंट्स हैं, तो जब आप उसको पावर सेट लेंगे तो वो ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो ए की जो कार्डिनलिटी है उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी से कम है। पार्शली ऑर्डर सेट को हम पो सेट का नाम भी देते हैं, मैंने एक एमसीक्यू बना दिया, पार्शली ऑर्डर्ड सेट इज आल्सो कॉल्ड पो सेट। नंबर 29, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। अच्छा, ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल पड़ा हुआ है, लेकिन पढ़ना आपने इसको रिलेशन ही है। पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, आर भी लिखते हैं इसकी जगह, ये वाला सिंबल भी लिखते हैं, यानी कि ए इज आर टू ए मीन्स ए इज रिलेटेड टू ए, नॉट लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट है जी नंबर 30, प्रोसीड शीट की बात कर लेते हैं। इसमें भी ये वही जो भी मैं आपको आर कह रहा हूँ ना, ये एक्चुअली वही आर ही लिखा हुआ है। इफ़ ए इज लेस देन इक्वल टू बी मीन्स ए प्रीसीड्स बी, और अगर इक्वालिटी नहीं आती तो फिर हम स्ट्रिक्टली का वर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स बी। चाहिए क्या जी, बी सक्सीड्स ए या बी स्ट्रिक्टली सक्सीड्स ए। अगर इक्वालिटी नहीं है तो फिर वो स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी। अच्छा, अब जब हम ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन वगैरह को चेक करने की बात किया करेंगे, तो हम इसमें आमतौर पे दो हवालों से चेक करेंगे, एक डिविजिबिलिटी होगी और एक इंक्लूजन रिलेशन होगा। डिविजिबिलिटी रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बट नॉट फॉर इंटीजर्स, यानी कि a डिवाइड्स b इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c such that a is equal to b। ये मैंने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग, सॉरी ये जो मैंने ऊपर लिखा नंबर 31, डिविजिबिलिटी रिलेशन इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, इसको आपने ठीक कर लेना। डिविजिबिलिटी रिलेशन इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के हिसाब से वो पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन नहीं है, लेकिन इंटीजर्स के हिसाब से है। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन ऑफ सी। आप देखेंगे पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन जो है इंक्लूजन के हिसाब से ठीक है वो। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 33, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ पार्शियल ऑर्डरिंग सेट एस, if a and b are distinct elements in a partial ordering set S, a and b are comparable। वो जो मैंने लास्ट पीछे MCQ किया था उसमें कंपेरेबिलिटी की बात आई, तो मैं आपको बताता था कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेरेबल वो तब कहलाते हैं कि अगर a प्रोसीड कर रहा है b से या b प्रोसीड कर रहा है, इसे बस इतनी सी बात है। if a and b are distinct elements in a partial ordering set S, a and b are comparable if a precedes b or b precedes ए। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर वो नॉन कंपेरेबल है, उसके लिए ये 2 बार दे के हम ऐसे शो करते हैं। ये जो लिखा होता है इसका मतलब है ए इज़ नॉट नॉन कंपेरेबल टू बी। अच्छा, अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी भी पार्शियली ऑर्डर सेट में सारे के सारे कंपेरेबल हो जाए, इफ ऑल द पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पार्शियली ऑर्डर सेट आर कंपेरेबल, देन सेट इज कॉल्ड टोटली ऑर्डर और लीनियरली ऑर्डर। मतलब आपने लीनियरली ऑर्डर से अगर चेक करना है वो टोटली ऑर्डर है ही नहीं,
तो आपने देखना है कि उसमें जितने भी पेयर बन रहे हैं वो सारे के सारे कंपेरेबल हों। अगर कंपेरेबल हैं सारे पेयर तो फिर वो लीनियरली ऑर्डर जो है वो फुल ऑर्डर या टोटली ऑर्डर कहलाता है। लीनियरली ऑर्डर सेट, नेक्स्ट नंबर 35, लीनियरली ऑर्डर सेट या टोटली ऑर्डर सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट या पार्शियली ऑर्डर सेट इज कॉल्ड चेन ऑफ ए। अच्छा, अब ये क्या बात है, ये बात ऐसी है कि अगर आपके पास एक लीनियरली ऑर्डर सेट है यानी कि टोटली ऑर्डर सेट है, एक पार्शियली ऑर्डर सेट का आप ऐसे समझ लें एक पावर सेट है और एक आपके पास सब सेट है, और जो अब इसमें मैंने एक को ए का नाम दे दिया, एक को एस का नाम दे दिया, और ए जो है वो सब सेट है एस का, यानी कि एस पावर सेट है और ए जो है वो सब सेट है। पावर सेट जो है वो पार्शियली ऑर्डर है और ये जो ए सेट है ये टोटली ऑर्डर है, यानी कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे कंपेरेबल हैं। तो फिर इस सेट ए को हम चेन का नाम दे दें, इसका अलग चेन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट लीनियरली ऑर्डर बाय डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के हिसाब से जो नेचुरल नंबर का सेट है वो लीनियरली ऑर्डर नहीं है। ये देखें, क्योंकि 3 7 को डिवाइड नहीं कर रहा, 7 भी 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर चेंज आप निकाल सकते हैं। मैंने इसकी एग्जांपल लिख दी, 2 6 12 36। लेकिन 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 भी 2 को डिवाइड कर रहा है, पेयर तो आपके पास आ गया। 6 12 को कर रहा है, 6 36 को कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद द यूजुअल ऑर्डर इज लीनियरली ऑर्डर। अब देखें, पहले आपने डिविजिबिलिटी के हिसाब से चेक किया था तो नहीं था, लेकिन ये इंक्लूजन रिलेशन के हिसाब से जब आप चेक कर रहे हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट नंबर 38, सब सेट ऑफ लीनियरली ऑर्डर सेट इज लीनियरली ऑर्डर्ड। तो जितने भी लीनियरली ऑर्डर हैं उनका जब आप सब सेट निकालेंगे वो भी लीनियरली ऑर्डर होंगे। उसके एग्जांपल दे दी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा है और एक उसका सब सेट 2 5 7 लिख लिया। लेकिन 2 लेस देन 5 5 इज लेस देन 7, तो ठीक है, बात पूरी होगी। पावर सेट ऑफ अ सेट विद 2 और मोर एलिमेंट्स इज नॉट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट बाय इंक्लूजन। ये भी लीनियरली ऑर्डर नहीं कहलाता। नेक्स्ट नंबर 40, इफ एस इज पार्शियली ऑर्डर सेट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड मिनिमल एलिमेंट ऑफ ए। अब मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट की बात हो रही है। इफ नो एलिमेंट ऑफ एस स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स ए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख दी है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 6। तो इस केस में 1 जो है वो मिनिमल एलिमेंट कहलाता है। मिनिमल एलिमेंट में अब आगे हैश डायग्राम भी है आपकी, और हैश डायग्राम जो है उसके बाद आगे वो आपके लॉजिक गेट्स वगैरह आ जाते हैं सारे। तो उनकी कुछ वीडियो मैंने बनाई हुई थी ऑलरेडी, आपकी कुछ असाइनमेंट थी और कुछ थे वो भी, तो वो मैं इसमें आगे जब भी आपकी ये MCQs एंड होंगे तो इसमें आगे वो कुछ MCQs हैं वो हैं वो सुप्रीमम और इन्फीमम के हवाले से, वो वीडियोज़ मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा। सुप्रीमम, इन्फीमम, हैश डायग्राम और लॉजिक गेट्स, इनकी वीडियो बनी बनाई है ऑलरेडी, वो मैं आगे पेस्ट करूँगा, वो आपने देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर 41, इफ एस इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट इफ ऑफ एस इफ नो एलिमेंट ऑफ एस स्ट्रिक्टली सक्सीड्स, यानी कि ग्रेटर देन बी। तो वो भी एक एग्जाम्पल लिख दी, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24। अब इसमें आपके पास 2 मैक्सिमल आ रहे हैं, 18 और 24। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने देखना है कि कंपेरेबल सेट जो है वो कंपेरेबल ऑर्डर रिलेशन, ये वाली सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इफ एक्स एंड वाई आर पार्शियली ऑर्डर सेट, 1-to-1 फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड सिमिलर मैपिंग। ये एक्चुअली ये है कि सिमिलर पे जाने से पहले आपको सिमिलर मैपिंग का पता हो, ये मैंने इसलिए लिख दिया है। इफ एक्स एंड वाई आर पार्शियली ऑर्डर सेट, 1-to-1 फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड सिमिलर मैपिंग फ्रॉम एक्स इनटू वाई इफ एफ प्रिजर्व्स द ऑर्डर रिलेशन। अब ये प्रिजर्व का क्या मतलब है? प्रिजर्व का मतलब ये है, ये 2 बातें मैंने लिखी हुई हैं, इन दोनों में से कोई एक आप ज़हन में रख लें, वो चलनी चाहिए। ए अगर लेस देन इक्वल टू बी है तो उसकी इमेज भी लेस देन इक्वल टू बी होनी चाहिए। इफ ए इज लेस देन बी देन इमेज ऑफ एफ ऑफ ए इज आल्सो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ बी। या आप कह लेंगे ए अगर नॉन कंपेरेबल है बी से तो उसकी इमेज में भी यही सिचुएशन होनी चाहिए। इफ ए इज नॉन कंपेरेबल टू बी देन एफ ऑफ ए इज आल्सो नॉन कंपेरेबल टू बी।
अब ये डेफिनेशन है जी आपके पास, टू ऑर्डर सेट एक्स एंड वाई आर सेट टू बी सिमिलर, सिमिलर भी कह सकते हैं उन ऑर्डर सेट को, आइसोमॉर्फिक भी कहते हैं, ऑर्डर आइसोमॉर्फिक भी कहते हैं, कॉपी भी कहते हैं। टू ऑर्डर सेट्स एक्स एंड वाई आर सेट टू बी सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट अ 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस, 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस होनी चाहिए, इसका मतलब है ऑन टू बी है और 1-to-1 भी। F from x to y which preserves the order relation written as x is isomorphic to y। अब नेक्स्ट जो बातें आपकी चलेंगी वो आपके वहीं सुप्रीम और इन्फीमल, पहले MCQs आ जाएंगे, किस तरह की और चीज़ें आ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MDH 104 की असाइनमेंट जो भी आई है वो सॉल्व करेंगे। उसमें असाइनमेंट में क्या है जी, एक आपको डायग्राम दी हुई है, हैश डायग्राम, और एक पोस्ट सेट दिया हुआ है A = 1 2 3 4 6। हमने उसमें फाइंड करना है पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, उसके सारे मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट्स, और हमने ये बताना है कि A में फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट कौन सा है। तो पहले ही बात ये कि पोस्ट सेट जो दिया हुआ, ये पोस्ट सेट हम किसको कहते हैं वो बात करेंगे। पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन निकालने के लिए ये मैंने ऊपर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ये तीनों रिलेशंस कौन से हैं ये देख लेंगे और इस असाइनमेंट को सॉल्व करने की तरफ आएंगे। तो अगर कोई ऐसा सेट जिसमें ये ऑर्डर सेटिस्फाई हो रहा हो, मतलब फर्ज करते हैं सेट है R, तो हम एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक भी हो, ट्रांसिटिव भी हो, उसको पार्शियली ऑर्डर रिलेशन हम कहते हैं। तो ऐसा सेट, ये POS मीन्स पार्शियली ऑर्डर रिलेशन आप कह लें। पार्शियली ऑर्डर रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उस सेट को पोस्ट सेट कहते हैं। अब हमने वो पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन निकालना है। ये पोस्ट सेट लिखने का मतलब ही ये है कि इसमें पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन लाई कर रहा है, लेकिन निकालना हमने इस डायग्राम से, हैश डायग्राम से। अब सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव क्या है कि इस डायग्राम में आपको जितने भी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 6 एंड 4, जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो अपने आप पे मैप हो रहे हो। मतलब 1 जो है वो 1 पे मैप हो रहा हो, 2 2 पे मैप हो रहा हो, 3 3 पे मैप हो रहा हो, 4 4 पे मैप हो रहा हो, 6 6 पे मैप हो रहा हो। तो पहली चीज जो है वो आपके ऑर्डर पेयर जो बनेंगे रिफ्लेक्सिव के वो होंगे 1 1 2 2 3 3 6 6 एंड 4 4। अब बात करते हैं जी एंटीसिमेट्रिक की। अब अगर तो हमें कोई रिलेशन दिया हुआ हो ना, उसमें से हमने उसका इन्वर्स निकाल के, इनके रिलेशन और उस रिलेशन का इन्वर्स, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले और आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन आए, तो उस रिलेशन को हम एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। लेकिन अब इसमें मैं आपको, क्योंकि R तो हमें दिया हुआ नहीं है, वो तो हमें फाइंड करना है, तो इसमें अब हैश डायग्राम से मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं। आप देख लें 1 जो है वो किधर किधर जा रहा है। हैश डायग्राम जो है वो हमेशा टॉप टू बॉटम होती है, ये ज़हन में रख लें। हैश डायग्राम ऑलवेज बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ। आप देखिए जी 1 किस पे लाई, 1 किस किस की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ और 3 की तरफ। तो एंटीसिमेट्रिक में आपके जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 1 2, दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 1 3। इसी तरह 3 देखें किधर जा रहा है, 3 6 की तरफ जा रहा है, तो 3 6 भी आपका एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। और 2 देख लें, 2 4 की तरफ जा रहा है और 2 6 की तरफ जा रहा है, तो 2 4 एंड 2 6 ये भी आपके ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। रिपीट करता हूं, एंटीसिमेट्रिक में ऑर्डर पेयर आपके होंगे 1 2 1 3 3 6 2 4 2 6। एंटीसिमेट्रिक हमने इस तरह फाइंड करना होता है। और ट्रांसिटिव क्या है कि 1 2 पे मैप कर रहा है या 1 2 की तरफ जा रहा है, 2 जो है वो 4 की तरफ जा रहा है, तो वहां से हम 1 4
ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बनेगा ट्रांसटिव का। इसी तरह से देखेंगे 1 3 पे और 3 6 पे, तो 1 6 जो है वो हमारा एक ऑर्डर पेयर बनेगा। या ऐसे कह लें 1 2 पे 2 6 पे, तो 1 भी 6 पे, यानी कि 2 दफा आ रहा है, तो आपने उसको एक ही दफा लिखना है। अब मैं इसको आपको लिख के बताता हूं कि ये कौन सा रिलेशन बनता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं पहले, वैसे मैंने पहले एक लेक्चर में आपको ये बताया हुआ है कि आपका जो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और ये जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं इसको पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन कहते हैं। इनके दोनों में फर्क सिर्फ ये एंटीसिमेट्रिक वाला है। इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक है, लेकिन पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन में आपके पास एंटीसिमेट्रिक कहा जाता है। अभी ये जो ऑर्डर पेयर मैंने आपको बताए हैं ये मैं लिखता हूं और उसका रिलेशन भी मैं आपको लिख के बताता हूं, फाइनल रिलेशन आपका क्या बन रहा है। चलिए, जो भी आपको मैं बात बता रहा था मैंने लिख दी है। रिफ्लेक्सिव में देख लें 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6, हर एलिमेंट अपने आप पे मैप हुआ है। एंटीसिमेट्रिक 1 से एरो 2 की तरफ जा रहा है तो 1 2 लिख दिया, 2 से 4 की तरफ आगे जा रहा है तो 2 4 लिख दिया, फिर 1 से 3 की तरफ भी जा रहा था 1 3 लिख दिया, 3 से 6 की तरफ जा रहा था तो 3 6 लिख दिया, और क्या था जी 2 से भी 6 की तरफ जा रहा था तो वह हमने 2 6 भी लिख दिया। और ट्रांजिटिव में क्या बताया 1 2 पे और 2 4 पे, तो 1 4, यानी कि इफ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड C देन A आल्सो डिवाइड C। ये उसमें ट्रांजिटिव में मैंने आपको बात बताई थी। इस तरह 1 डिवाइड 3 एंड 3 डिवाइड 6, सो 1 आल्सो डिवाइड्स 6, इस वजह से ये 1 6 लिखा है। अब ये जो तीनों आपके पास हैं रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन तीनों को आपने इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है, तो ये आपके पास पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशन आ चुका है। अब बात करेंगे पॉइंट बी की, ऑल मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट्स। अब ये देखें जी, ये मिनिमल जो है ये मिनिमम नहीं है और मैक्सिमल मैक्सिमम नहीं है। मिनिमल और चीज है, मिनिमम और चीज है, मैक्सिमल और चीज है और मैक्सिमम और चीज है। डेफिनेशंस भी मैं आपको इनकी बता देता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर देता हूं कि मिनिमल एलिमेंट्स कौन से हैं। यहां से आप देखें कि 1 3 की तरफ जा रहा है और 1 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन 1 की तरफ कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया हैश डायग्राम बॉटम से टॉप की तरफ चलती। 1 3 की तरफ जा रहा है और 1 2 की तरफ जा रहा है। इसी तरह 3 जो है वो 6 की तरफ जा रहा है लेकिन 3 की तरफ 1 आ रहा है, 4 की तरफ भी 2 आ रहा है, 6 की तरफ भी 2 आ रहा है। सिर्फ 1 एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी तरफ आप कह लें कोई एरो नहीं आ रहा, क्योंकि जाना ही हमने बॉटम टू टॉप है, तो इसलिए 1 जो है वो आपका मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। और लाजमी नहीं है एक ही हो, मिनिमल एलिमेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सिर्फ मैक्सिमल जो है वो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं जी मैक्सिमल की। मिनिमल तो आपको क्लियर हो गया, अब मैक्सिमल पे आते हैं, वो देख लें। चलिए जी, मिनिमल की डेफिनेशन भी हो गई और मैक्सिमल की भी मैंने लिख दी है। डेफिनेशन तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन मिनिमल तो आपको क्लियर हो गया कि क्योंकि 1 की तरफ कोई एरो नहीं आ रहा। तो मैक्सिमल क्या है कि किस में से एरो आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा। जैसे देखें 1 से एरो फॉरवर्ड हुआ 3 की तरफ, 2 की तरफ, 2 से 4 की तरफ, लेकिन देखें 4 से आगे कोई एरो नहीं जा रहा, 6 से भी आगे कोई एरो नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है 4 और 6 जो है ये दोनों मैक्सिमल है। मैंने लिख दी मिनिमल 1 है और मैक्सिमल जो है वो 4 और 6 ये दोनों है। तो मिनिमल से आगे फिर हमने मिनिमम और मैक्सिमल से आगे मैक्सिमम चेक करना था, क्योंकि आपकी असाइनमेंट में वो नहीं है तो उसकी तरफ नहीं हम जा रहे। डेफिनेशन में लिख दी है, असाइनमेंट में लिख दें तो अच्छी बात है, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। बहरहाल मैं पढ़ देता हूँ क्या है। एन एलिमेंट एक्स ऑफ अ सेट ए, जो भी आपका सेट है, जैसे ये हमारा सेट है, इज कॉल्ड अ मिनिमल एलिमेंट। ज़ाहिर जो भी मिनिमल या मैक्सिमम है यहीं से हम उठाएंगे ना। इफ देयर इज नो वाई बिलोंग्स टू ए, मसलन आप फर्ज करते हैं आप 1 को चेक करना चाहते हैं, तो आप 1 को छोड़ के कोई और एलिमेंट उठाएंगे, ये इसीलिए लिखा वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स। इफ देयर इज नो वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट वाई आर एक्स
और वाई एक्स डजेंट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ये डेफिनेशन जो है, ये वो जो रिलेशन आपने लिखा है ना, वहां से देख के आपको जज होगा कि मिनिमल कौन सा है। इसी तरह मैक्सिमल एन एलिमेंट एक्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट इफ देयर इज नो वाई बिलोंग्स टू ए साइड दैट एक्स और एक्स वाई डजंट बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। लेकिन हैश डायग्राम हम इसीलिए तो बनाते हैं, इसका फायदा ये है कि आपको रिलेशन पे नहीं जाना पड़ता, डायग्राम से आपको डायरेक्ट पता चल जाता है मिनिमल कौन सा और मैक्सिमल कौन सा। अब बात रह गई फर्स्ट एलिमेंट की और लास्ट एलिमेंट की, भी उसकी बात करते हैं। फर्स्ट कैसे चेक करेंगे और लास्ट। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट एलिमेंट की लास्ट एलिमेंट की डेफिनेशन लिख दी है, बात भी बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या, लेट ए बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ये आपको कोई पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि आपने अपने सेट में से कोई एलिमेंट उठाना है। कौन सा उठाना भी बताता हूँ। इस कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए इफ ए प्रीसीड्स एक्स, ए प्रीसीड्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। वो एलिमेंट जो एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारों की बात हो रही है। एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे बिलोंग्स टू ए एंड ए प्रीसीड्स एक्स। ये क्या बात हुई। अभी हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा है एलिमेंट जो सबसे छोटा है। तो इनमें से हमारा 1 बन रहा है, यानी कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। इसी तरह एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज कॉल्ड लास्ट एलिमेंट ऑफ ए इफ एक्स प्रीसीड्स बी। उधर क्या था, ए प्रीसीड्स एक्स, अब क्या एक्स प्रीसीड्स बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो शॉर्टकट बात किया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके सारे के सारे, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, वो क्या है, 6। चलें, ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी विल प्रूव द De Morgan laws with the help of logic gates। तो लास्ट टाइम मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि ए जो कॉलम होगा, ए लिख लें, पी लिख लें, एक ही बात है। इसमें पहले दोनों आपने ट्रू रखने और नेक्स्ट जो दोनों है वो फॉल्स रखने। कोई भी गेट बनाएंगे उसमें ए में पहले दो ट्रू और दूसरे दोनों फॉल्स। इसी तरह बी में जो पहले दोनों ट्रू थे उनके आगे एक ट्रू और एक फॉल्स, और ए में जो अगले दोनों फॉल्स थे उसमें अब बी के सामने एक ट्रू और एक फॉल्स। रिपीट करता हूँ, ए के सामने यानी कि ए वाले कॉलम में पहले दोनों ट्रू और नेक्स्ट जो दोनों है वो फॉल्स। बी में ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम एंड गेट बनाएंगे, ए एंड बी। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है एंड का सिंबल है, इंटरसेक्शन भी कहते हैं इसको, ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी। तो एंड के गेट में कोई भी एंड का गेट होगा उसमें आपने याद रखना है कि दोनों ऑन होंगे तो ही ऑन होगा। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रू, 1, ऑन, ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। तो जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे आप ऑन भी लिख सकते हैं और जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे आप ऑफ भी लिख सकते हैं। ट्रू की जगह 1 भी यूज़ हो सकता है और फॉल्स की जगह 0 भी यूज़ हो सकता है। तो एंड गेट में जहाँ पे दोनों ऑन होंगे वहीं पे ऑन होगा, वरना ऑफ। अब ये देखें, ये दोनों ऑन है तो एंड गेट में इसकी आउटपुट ऑन आ गई। यहाँ पे दोनों ऑन है, नहीं है, ऑफ आ गया। यहाँ पे दोनों ऑन है, नहीं है, ऑफ आ गया। यहाँ पे दोनों ऑन है, नहीं है, ऑफ आ गया। एंड गेट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह आर गेट देखें। आर गेट में क्या होगा, आर भी कह सकते हैं यूनियन बी, ए यूनियन बी लिखा हुआ बेसिकली, ए और बी भी कह सकते हैं। आर में ये होगा दोनों में से एक भी ऑन होगा तो ऑन हो जाएगा, कम से कम एक ऑन। दोनों ऑन हो जाए तब भी ठीक है, इनके दोनों में से एक ऑन तो ऑन। अब ये देखें ए बी, दोनों में से एक ऑन है, यस दोनों ऑन है, इनके कम से कम आपने ये देखना है तो ऑन हो गया। यहाँ पे दोनों में से एक ऑन है, यस ये ऑन है तो आउटपुट ऑन आ गई। दोनों में से एक ऑन है, यस ये ऑन है, आउटपुट ऑन आ गई। दोनों में से एक ऑन है, नो, ये तो दोनों ऑफ है तो आउटपुट ऑफ आ गई। ये आपका एंड गेट हो गया, ये आपका आर गेट हो गया। अब आ जाते हैं निगेशन पे। निगेशन, नॉट, दोनों लफ्ज इस्तेमाल। निगेशन में आपने क्या करना है, उल्ट कर देना है। मसीह यहाँ पे निगेशन किसका ले रहा हूँ, ए का। तो ए का जो कॉलम है उसको आपने, उसका रेसिप्रोकल ट्रू है तो फॉल्स लिख देना, फॉल्स है तो ट्रू लिख देना। देखेंगे
ए में आपके पास ये ट्रू है तो आप निगेशन में इधर फॉल्स कर देंगे, ये ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है ट्रू हो जाएगा। इसी तरह बी के निगेशन में ये ट्रू था तो इधर फॉल्स आ गया, ये ट्रू था इधर फॉल्स आना चाहिए था। सॉरी बी का निगेशन ले रहे हैं बेसिकली, तो बी को देखेंगे ये ट्रू है फॉल्स, ये फॉल्स है ट्रू, ये ट्रू है फॉल्स, ये फॉल्स है ये ट्रू, ये निगेशन लिख ली। अब आपने इन निगेशंस पे एंड अप्लाई करना है। देखिए एंड का सिंबल, जैसे आपने इधर ए और बी पे एंड अप्लाई किया, इस तरह अब आप दोनों निगेशन पे एंड अप्लाई करेंगे, लेकिन रूल वही होगा, रूल आपने चेंज नहीं करना। एंड में क्या रूल है, दोनों ऑन तो ही ऑन, वरना ऑफ। अब ये दोनों ऑन है, नहीं है, ऑफ आ गया, दोनों ऑन है, नहीं है, ऑफ आ गया, दोनों ऑन है, नहीं है, ऑफ आ गया, ये दोनों ऑन है, यस, तो ये आपके पास ऑन आ गया। अब आ जाए जी आर गेट पे, इन दोनों पे अब आप आर अप्लाई कर देंगे, निगेशन ए और निगेशन बी। आर में क्या था, दोनों में से एक भी ऑन तो ऑन, ये देखें दोनों में से एक ऑन है, नहीं है, ऑफ हो गया, दोनों में से एक ऑन है, यस, ऑन हो गया, दोनों में से एक ऑन है, यस, ऑन हो गया, दोनों में से एक ऑन है, यस, ये भी ऑन हो गया। अब इसी तरह हम आ जाएंगे एंड और आर इनके निगेशन पे, जो इनके आंसर हैं आप सिर्फ उनको उल्ट कर देंगे, ट्रू था तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा। अब ये देखें जी, ये ए एंड बी का गेट था आपके पास, हमने क्या किया है, उसका निगेशन ले लिया है। ए एंड बी में ये देखें ट्रू, पहला ट्रू और तीनों फॉल्स, तो क्या होगा, पहला फॉल्स और तीनों ट्रू। इसी तरह ये आर का गेट है, ए आर बी, ए आर बी का निगेशन अभी हम चेक करने लगे। ए आर बी का गेट था, पहले तीनों ट्रू, तो अब इधर क्या है, पहले तीनों फॉल्स, आखिरी फॉल्स था, इधर क्या आ गया, ट्रू। अब ये ऑलमोस्ट डिमार्गल लॉज प्रूव हो चुके हैं, वो भी यहाँ आपको बताता हूँ क्या प्रूव हुआ है। ये देखिए फर्स्ट लॉ है डिमार्गन, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ये यूनियन बेसिकली आपके पास ये चीज़ है, इंटरसेक्शन आपके पास, यानी कि इंटरसेक्शन एंड है और यूनियन जो है वो आर। आप देखें ये वाला गेट आपके पास ये है, पहले तीनों फॉल्स और लास्ट वाला ट्रू। ये गेट आपके पास कौन सा, ये पहले तीनों फास्ट लास्ट वाला ट्रू, तो ये दोनों गेट सेम आ गए हैं। इसका मतलब है कि ये पहला लॉ हमने प्रूफ कर दिया, दूसरा भी इसी तरह ये नेक्स्ट लॉ मैंने लिख दिया, इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि निगेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू निगेशन ए, और ये निगेशन बी आ गया। अब ये देखें ये ट्रुथ टेबल इसका बना हुआ है, ये ट्रुथ टेबल इसका बना हुआ है, ये दोनों आपस में इक्वल है, पहला फॉल्स है दोनों में और लास्ट वाले दोनों जो हैं ये ट्रू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड और उसका रेसिप्रोकल आर, और नैंड और उसका रेसिप्रोकल नार, जिसको आप निगेशंस कह रहे थे ना, मसलन ए एंड बी होल निगेशन उसको नार कहते हैं, और ए आर बी होल निगेशन उसको नार कहते हैं, वो आप चेक कर चुके हैं। तो अभी हम कंडीशनल और बाई कंडीशनल ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनके टेबल चेक करेंगे। ये आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा, ए इम्प्लाइज बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इम्प्लाइज बी, या इफ़ ए देन बी, इस तरह भी पढ़ते हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाती है। तो इसमें आपने क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जिसमें पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा उसमें आपके पास फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स गिव्स अस फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, यानी कि जिस पे आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा है वो आपको फॉल्स दे देगा, लेकिन बाकी सारे क्या देंगे, ट्रू। ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इसी तरह जब बी इम्प्लाइज ए बनाएंगे तो अब आप बी को पहले चेक करेंगे। अब आप इस पे नज़र रखेंगे पहले, इसमें आप देखेंगे कौन सा आपको ट्रू फॉल्स दे रहा है। अब ये देखेंगे ये ट्रू है लेकिन आगे फिर ट्रू आ गया, तो ये नहीं, ये ट्रू है लेकिन आगे फॉल्स आ रहा है, तो ट्रू फॉल्स आपको फॉल्स दे देगा और बाकी सारे जो है वो ट्रू मिल जाएंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, इफ बी देन ए। तो अब ये जो बी इम्प्लाइज ए है ये कन्वर्स कहलाता है ए इम्प्लाइज बी का। देखिए लिखा हुआ बी इम्प्लाइज ए इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ ए इम्प्लाइज बी। अच्छा, अब ये सिर्फ मैंने निगेशन लिखे हुए, निगेशन ए, टिल्ड भी इसको पढ़ते हैं, टिल्ड ऑफ ए, निगेशन ए, नॉट ए भी कहते हैं। तो निगेशन ए लिख दिया, यानी कि ये जो ए था उसके उल्ट लिख दी, जहाँ ट्रू था वहाँ फॉल्स और जहाँ फॉल्स था वहाँ ट्रू लिख दी। निगेशन बी लिख लिया,
ये देख लें बी, इसका निगेशन क्या है जी, जहाँ ट्रू था वहाँ फॉल्स, जहाँ वहाँ था फॉल्स था वहाँ ट्रू। अब निगेशंस के भी हम इम्प्लाइज चेक करेंगे, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स चेक करेंगे। कंडीशनल में इम्प्लाइज वाली स्टेटमेंट में मैंने बताया था ट्रू फॉल्स आपको फॉल्स देगा, बाकी सारे ट्रू। अब आप इनमें चेक कर लें कहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा है, वो इधर मिल रहा है। ट्रू फॉल्स गिव्स अस फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इस तरह निगेशन बी इम्प्लाइज निगेशन ए का जो गेट है वो भी देखें। निगेशन बी में आप देखेंगे ट्रू किधर है और निगेशन ए में देखेंगे फॉल्स किधर है। ये निगेशन बी है, इसमें ये आपको ट्रू फॉल्स नज़र आ रहा है। ट्रू फॉल्स गिव्स अस फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो बाकी सारे जो है वो ट्रू मिल रहे हैं। अब ये निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी, निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए इम्प्लाइज बी। जैसे ये मैंने आपको बताया था, बी इम्प्लाइज ए इज कॉल्ड द कन्वर्स, बी इम्प्लाइज ए इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ ए इम्प्लाइज बी, बट निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए इम्प्लाइज बी। मतलब पेपर में हो सकता है वो आपको ये न पूछे निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी, इसका ट्रुथ टेबल बनाए। वो हो सकता है ये कह दे फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इम्प्लाइज बी और फाइंड द कन्वर्स ऑफ ए इम्प्लाइज बी। तो अगर कन्वर्स कह रहा है ए इम्प्लाइज बी का तो आप बी इम्प्लाइज ए का टेबल बना देंगे, और अगर इनवर्स कह रहा है तो निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी का टेबल आपने बना देना है। अच्छा, ये तो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ तक हो गई। अब आगे आ जाती है बाई कंडीशन। ये देखें आपको डबल एरो नजर आ रहा है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब बाई कंडीशनल क्या है, इसको पढ़ते हैं ए इफ बी, आई डबल एफ इफ, ए इफ बी। अब इसमें आपने करना क्या है, ये जो ए इम्प्लाइज बी का गेट है और जो बी इम्प्लाइज ए का गेट है, इन दोनों में आपने एंड अप्लाई कर देना, डेट्स इट। एंड में अब हमने क्या देखा था, दोनों आन तो ही आन। अब ये देखें यहाँ पे आपको दोनों आन मिल रहे हैं तो ऑन कर देंगे, यहाँ पे भी देखें आपको दोनों आन मिल रहे हैं तो ऑन कर देंगे, यहाँ पे भी दोनों ऑन नहीं है, यहाँ पे भी दोनों ऑन नहीं है तो वो हम ऑफ कर देंगे। इसी तरह निगेशन ए इफ निगेशन बी, तो अब आप निगेशन वाले जो दोनों हैं उन पे आप एंड अप्लाई कर देंगे। निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी, यानी कि ये वाला गेट, एंड निगेशन बी इम्प्लाइज निगेशन ए, ये गेट, इन दोनों पे हमने एंड अप्लाई कर देना। एंड में हमने क्या देखा था, दोनों आन तो ही आन, तो ये दोनों आन है आपको आन मिल गया, ये दोनों भी आन है आपको आन मिल गया, यहाँ पे दोनों आन नहीं है, यहाँ पे भी दोनों आन नहीं है तो ये आपको ऑफ मिल गया। दीज आर कॉल्ड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब ये जो कंडीशनल या बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें एक दो बातें मैं आपको और बताता चलूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसको इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये इसका एक और नाम है। और पी या ए की बातें ना हो, ए की जगह पी लिखा हो तो पजल हो जाए कि बात ए लिखें या पी लिखें। ए या पी जो भी लिखा होगा उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और बी या क्यू जो भी लिखा होगा उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और एंटीसीडेंट के बजाय हाइपोथेसिस वर्ड भी यूज़ होता है, और कॉन्सिक्वेंट के बजाय कंक्लूजन वर्ड भी यूज़ होता है इसमें। तो ये फिलहाल हमने कंडीशनल बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये दोनों चेक कर लिए, और एंड और उसका रेसिप्रोकल, आर और उसका रेसिप्रोकल, इनके एंड और नैंड और नार, और साथ ट्रुथ टेबल्स भी, ये सारा हम चेक कर चुके हैं। बाउंडेड सेट्स पे बाउंडेड, अनबाउंडेड, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, सुप्रीमम, इन्फीमम, बेसिक चीज़ें, और इनमें से एमसीक्यू भी लाजमी आते हैं। बाउंडेड सेट क्या है, आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें कि ऐसा सेट जिसकी बाउंड्री हो वो बाउंडेड सेट कहलाता है। बाउंड्री हो से क्या मुराद है, आपको उसका राइट साइड से भी एंड पता हो, लेफ्ट साइड से भी आपको उसका एंड पता हो। बल्कि इससे पहले मुझे बताना चाहिए था फाइनाइट और इन्फिनिट सेट्स। फाइनाइट क्या है, जो रुक जाता है, जैसे मतलब मैं ए लिखता हूँ 1 2 3 4, ये फाइनाइट सेट है, मुझे पता है इसमें क्या है। लेकिन अगर मैं ए लिखूँ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये फाइनाइट नहीं है, ये एक इन्फिनिट सेट है। और जो भी फाइनाइट सेट है वो बाउंडेड है। मुझे पता ना इसकी बाउंड्री क्या है, 1 है इधर से लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से क्या है 4 है। ये भी एक एमसीक्यू बन गया है कि एवरी
फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, ये मैंने लिख दी, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, जो भी फाइनाइट सेट है वो बाउंडेड होगा। और बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है, सेट इज बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। बस आप फिलहाल इतना याद रख लें कि अगर सेट बाउंडेड अबव है, देखें इधर से भी बाउंड है, इधर से भी बाउंड है, बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, सो इट इज कॉल्ड अ बाउंडेड सेट। एक साइड से भी अगर वो बाउंडेड ना हुआ, यानी कि बाउंडेड अबव ना हो या बाउंडेड बिलो ना हो, तो वो अनबाउंडेड सेट कहलाता, जैसे ये वाला सेट है, इसको बी का चले नाम देते हैं, सेट बी जो है वो अनबाउंडेड है, इन्फिनिट है ना, अनबाउंडेड है, और सेट ए जो है वो बाउंडेड है। अब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की भी डेफिनेशन देख ले। इफ अ सेट ए हैज अपर बाउंड देन सेट इज सेड टू बी बाउंडेड। अब अपर बाउंड क्या है, ये अपर बाउंड है आपका 4। इफ अ सेट हैज अपर बाउंड देन द सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। इसी तरह अगर लोअर बाउंड हो तो बाउंडेड बिलो। अब इसमें लोअर बाउंड क्या है 1, इसमें भी लोअर बाउंड है 1, लेकिन इसमें अपर बाउंड का पता नहीं है बी में, इसलिए बी जो है वो अनबाउंडेड है। बाउंडेड अबव क्या है जी, इफ अ सेट हैज अपर बाउंड देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। इफ अ सेट हैज अ लोअर बाउंड देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। अब आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाई स्टेप जरा आगे चल रहे हैं, आसान बना रहे हैं इसको। अब इसी में जो लफ्ज़ यूज़ हुए थे ना अपर बाउंड और लोअर बाउंड, उनकी बात भी करते हैं। अपर बाउंड क्या है, तो वैसे तो मैंने आपको उस एग्जांपल में बता दिया अपर बाउंड क्या है जी। एक और एग्जांपल मैंने लिखी है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। 10 जो है ये आपका अपर बाउंड है। अच्छा, अब 10 से आगे भी सारे अपर बाउंड ही हैं। 10 के बाद क्या आ जाता है जी 11 12 13 14, ये सारे अपर बाउंड हैं। और 1 और 1 से पीछे जो है ना 1 0 -1 -2, ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बात बता दूं जी, 10 11 12 13 ये सारे क्या हैं अपर बाउंड्स। और इनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, 10 है सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको सुप्रीमम कहते हैं, सबसे छोटे अपर बाउंड को सुप्रीमम कहते हैं। और इनमें लोअर बाउंड कौन से हैं जी 1 0 -1 -2 चलते जा रहे हैं हम पीछे, ये सारे के सारे जो हैं ये लोअर बाउंड्स हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है 1। तो जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है उसको इन्फीमम कहते हैं। बस ये सुप्रीमम दोनों बातें क्लियर हो गई। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एन एलिमेंट m बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ s। अब देखें एन एलिमेंट m बिलोंग्स टू r है, यानी कि अपर बाउंड का आपके सेट से बिलोंग करना जरूरी नहीं है। ये भी एक एमसीक्यू है, अपर बाउंड का सेट से बिलोंग करना जरूरी नहीं होता। अपर बाउंड सेट से बाहर भी हो सकता है, उसकी भी हो सकता है। मैंने एक कोई एग्जांपल आगे की हो, देखते हैं। m belongs to r is called an upper bound of s if for all, ये उल्टा है जो for all का सिंबल होता है, for all दूसरी तरफ लिख सकते हैं, for all x belongs to s, यानी कि s के सारे एलिमेंट्स, s के सारे एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स m जो है इससे छोटे हों। अब ये देखें 10 11 छोटे हों या बराबर हों, इक्वल भी है, क्योंकि 10 है ना, 10 के इक्वल भी है। आप देखें 11 12 13 14 ये सारे जो हैं, ये जितना भी सेट है ये सारे इससे छोटे हैं, सिर्फ 10 ही इक्वल है, इक्वल भी इसमें शामिल है। सुप्रीम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, ये मैंने आपको इधर बता दी, लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड द सुप्रीमम। इस सेट में हमारे पास सुप्रीमम क्या है 10। लोअर बाउंड भी देख लें, बता दो, मैंने आपको एग्जांपल में दिया है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या, लेट अस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एलिमेंट m बिलोंग्स टू r। इसमें भी देखें m बिलोंग्स टू r, m बिलोंग्स टू s नहीं लिखा हुआ, यानी कि कोई भी रियल नंबर इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ s इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s m इज लेस देन इक्वल टू x। उसमें क्या था ग्रेटर, इसमें क्या है लेस। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कॉल्ड इन्फीमम, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एग्जांपल्स ये आप देख चुके हैं ना। 1 to 10 एवरी रियल नंबर m लेस देन इक्वल टू 1
इज लोअर बाउंड ऑफ एस, और इन्फीमम भी मैंने आपको बता दिया कि 1 जो है वो आपका इन्फीमम बनता है। ये एक और एग्जांपल है जी, 1 0 -1 अप टू दिस। अब ये जो है ये बाउंडेड नहीं है सेट, पहली बात तो ये। आर ऑल लोअर बाउंड्स, ये सारे के सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। 1 इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सो इन्फीमम ऑफ एस इज, हाँ जी ये वो एग्जांपल आ गई जिसकी बात मैं कर रहा था कि सुप्रीमम या इन्फीमम जो हैं उनका उस सेट से बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। ये देखें जी 1 1/2 1/3 1/4, ये अब हम छोटे नंबर्स की तरफ जा रहे हैं। तो 1/2 1/3 1/4, ये अब आपके छोटे नंबर होते हैं। मतलब 1/2 है 0.5, देखें ये 1 है, फिर आगे क्या है 0.5, फिर 0.3, छोटे होते जा रहे हैं ना। छोटे होते 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 एंड में आपके पास 0 आ जाएगा, एंड में क्या आ जाएगा 0। तो इन्फीमम ऑफ एस जो है वो 0 है, लेकिन 0 देखें इसमें तो मैंने 1/n लिखा हुआ, और सुप्रीमम ऑफ एस जो है वो आपके पास 1 है। सुप्रीमम 1 है और इन्फीमम 0 है। सुप्रीमम एंड इन्फीमम मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट, मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा जी, ये हमने एक सेट लिया ए और इसमें एलिमेंट्स कौन से लिए, 5 से छोटे, x लेस देन 5, तो लेस देन 5 कौन से गए 4 3 2 0 1 फलां फलां फलां। तो अब ये सिर्फ बाउंडेड अबव है ना, 4 से छोटे हैं ना, 4 3 2 1 इधर चलते जा रहे हैं। अब ये बाउंडेड अबव है, ये तो अबव वाली बाउंड्री मुझे पता है, लेकिन डाउन वाली मुझे नहीं पता, तो अनबाउंडेड हो गया। ये भी देखें ना ऊपर वाली बाउंड्री पता ना नीचे वाली, अनबाउंडेड हो गया। इसमें दोनों पता है, लोअर बाउंड्री 10 है, अपर बाउंड्री लोअर -10 है, अपर +10 है, ये भी ये बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है। क्यों अनबाउंडेड है? क्योंकि 5 अपर बाउंड का मुझे पता है, लोअर बाउंड वही नहीं पता, इन्फिनिटी तक जा रहा है, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो 5 और 5 से ऊपर जो आ रहे हैं वो सारे के सारे अपर बाउंड्स हैं, और अपर बाउंड्स में सबसे छोटा कौन सा 5, तो उसको हम सुप्रीमम कहते हैं। सुप्रीमम d इज 5, यानी कि अगर आपके पास बाउंडेड अबव वाली बात है तो उसका मतलब होगा अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो सुप्रीमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो इन्फीमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता है। जैसे इसमें देखें 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, लोअर बाउंड क्या है 2 और 2 से पीछे 0 -2 फलां फलां फलां। लोअर बाउंड्स x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से जो है। अब इन्फीमम क्या है, ये 2। ठीक है, आप ऐसे समझ लें, बड़े वालों में से सबसे छोटा और छोटे वालों में से सबसे बड़ा, ये सुप्रीमम और इन्फीमम की बातें हो गई। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करने पे। ये एक थ्योरम है बेसिकली। तो ये थ्योरम क्या है कि अगर आपको जीसीडी पता है तो आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डी जीसीडी ऑफ ए बी, दैट्स डी भी लिख देते हैं। डी जो है वो नॉर्मली जीसीडी को शो कर रहा होता है। डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी। 540x प्लस 160y, एक्स और वाई की हमने वैल्यूज़ निकालनी है। करना है क्या, अब हमने इनकी वो डिवीजन शुरू कर देनी है, वो डायगोनल वाली, ऐसे वाली जो आपको अपना HCF फाइंड करते हुए कर रहे थे। 163 ज़ार 504 36 आ गया। अब 540 को मैंने क्या लिख लिया, 3 × 1 68 प्लस 36। ये अभी आप छोड़ दें, मैं आपको साथ बताता हूँ ये क्यों लिखा है। आगे चलें, डिवीजन करें अपनी। 168 इधर लिख दिया, 36 बाहर आ गया, 36 4 144, 24 आ गया, उसको भी मैंने लिख लिया 168 को 36 × 4 प्लस 24, फिर 24 लिखा, 36 इधर लिख लिया, 24 1 ज़ार 24, 12 आ गया, उसको भी मैंने इसी तरह लिख लिया। 36 इज इक्वल टू, ये बेसिकली यूज़ हो रहा था ए इज़ इक्वल टू BQ प्लस R, ये भी एक थ्योरम है। तो इसको हमने इस तरह लिखा होता है, इज इक्वल टू बी, यानी कि 540 इज इक्वल टू 168 × 3 प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिवीजन एल्गोरिथम हम इसको कहते हैं। तो इसी तरह 12 2 ज़ार 24, यहाँ पे अब ख़त्म हो गया काम। किया मैंने क्या है, जीसीडी फाइंड किया पहले,
हमने क्या किया जी, इन दोनों नंबर्स का जीसीडी फाइंड किया ताकि इधर लिख सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या, डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड डी इज द जीसीडी ऑफ ए बी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहे हैं, जीसीडी कह रहे हैं 12। मैंने इसका जीसीडी फाइंड कर लिया, इसका जीसीडी है 12, यानी कि आप मैं क्या लिखने के काबिल हो गया, मैं लिख सकता हूँ 12 इज इक्वल टू 540x एंड 168y। 540x प्लस 168 टाइम्स y। अच्छा आप देखिए, अब ये मैंने 36 को लिखा है 540 माइनस 3 टाइम्स 168, फिर ये जो 24 था, जो जो आपका रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर को आपने एक साइड पे कर देना, यानी कि आपने ऐसे लिखना है रिमाइंडर इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू। सबको ऐसे लिखते जाना है। क्यों लिखते जाना है, मैं एक्चुअली ना इनको ऐसे सेट करना चाह रहा हूँ। 36 इज इक्वल टू, ये लिख लिया 1 प्लस 1 इंटू 24 प्लस 12, तो 12 भी आपका रिमाइंडर था। यहाँ तक तो आपका वो काम है जो आप पहले करते आ रहे हैं। अब 12 को मैंने क्या किया, ये 24 की वैल्यू उठाई और यहाँ पे पुट की। 24 की वैल्यू कहाँ से निकली आपके पास है, यहाँ से। 24 यहाँ से आपके पास क्या आया, 36 माइनस 12 किधर गया जी, अच्छा 24 की वैल्यू पुट कर ली। इसको सिंप्लीफाई किया, वो वैल्यूज पुट करते करते हमने कंटिन्यू कर लिया। जब कंटिन्यू किया ना, अब ये देखिए आप वापस, यानी कि बैक प्रोसेस हम कर रहे हैं, आप वापस 540 और 168 इस जगह पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से हमें पता चल गया 540 के साथ इधर x था, इधर 5 है, तो ये x की वैल्यू है। 160 के साथ इधर y था, इधर 16 है, तो ये b की वैल्यू आ गई। a 5 आ गया, b 16 आ गया। ये वही जो अभी थ्योरम में आपको बता था, दोबारा लिख दिया। जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट d इज इक्वल टू ax प्लस by। चलो जी, ये आपका सेट एंड लॉजिक का काफ़ी सारा हो चुका है। उम्मीद है इसमें से आपके शॉर्ट और एमसीक्यूज बन जाएंगे। आप डिस्क्रीट का जो रह गया ना, डिस्क्रीट का आप सिर्फ रह गया लॉजिक गेट्स, वो अब इससे आगे जो मैं चलूँगा ना, वो बेसिकली डिस्क्रीट वालों के लिए। सेट लॉजिक में भी आ सकता है, चलूँगा क्या, सिर्फ मैंने गेट्स बना देने हैं, एंड और नैंड और, ये गेट्स बना के उसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर दूंगा। एंड और नैंड और ये वाले गेट बना देंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी।